अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी, फ्रांसिस बेकन वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट, ये दो क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोज में से हमारा आज थर्ड क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन वर्ल्डली विजडम। अब फ्रांसिस बेकन जो शख्सियत है, आपकी शख्सियत को वर्ल्डली विजडम का नाम भी दिया जाता है कि दुनिया के चालाकियों को समझने वाले एक इंसान थे आप समझते थे कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स को अचीव किया जाता है। ठीक है। और इस चीज़ को हमने आज इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। इसमें दो वर्ड्स हैं यहाँ पे मैंने जो कि हाईलाइट कर रखे हैं, एक रिनाइसेंस और एक मिस्चीवलियन प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ ये दोनों वर्ड्स डिस्कस कर लूँ। देखें, रिनाइसेंस टाइम पीरियड है, डार्क एजेस या मिडल एजेस, जो कि 1400 के बाद, सॉरी 1400 से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम डार्क एजेस या मिडल एजेस कहा करते हैं, जो कि चौसर का लाइफ स्पैन था। चौसर को हम चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस भी कहते हैं, क्योंकि चौसर, जब 1400 में चौसर की डेथ होती है तो उस वक्त रिनाइसेंस का आगाज़ हो चुका होता है। फ्रांसिस बेकन जो थे, आप रिनाइसेंस पीरियड में रहने वाले शख्सियत थी, क्योंकि हमने बायोग्राफी में ये पढ़ा था कि फ्रांसिस बेकन की जो बर्थ होती है वो 1561 में होती है और आपकी जो डेथ होती है 1626 में डेथ हो जाती है। तो आप एक रिनाइसेंस पीरियड से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये जो रिनाइसेंस पीरियड था, इसमें क्या था कि एक तो ओल्ड जो कंसेप्शंस थी लाइफ के बारे में या दीगर फील्ड्स के बारे में, वो बेसिकली क्या होती थी, सुपरस्टिशियस होती थी। लेकिन रिनाइसेंस में आके रीजनिंग और लॉजिक को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया और इंसान की अचीवमेंट्स को तस्लीम किए जाने लगा कि जो इंसान है यही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो उसी की अपनी ज़ाती मेहनत और कावश है, उसमें किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट का कोई किरदार नहीं है। तो इस वजह से ये जो लोग थे ये ह्यूमनिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। अब इस एज में फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पैन गुजरा। फ्रांसिस बेकन को इस एज में पैदा होने की वजह से ये चीज़ मैं कहूँगा कि विरासत में मिली थी कि आप वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक माइंड थे। ठीक है। रिनाइसेंस में जो लोग थे, जो राइटर्स थे, वो मटेरियलिस्टिक माइंड के मालिक थे और सिमिलरली फ्रांसिस बेकन भी वैसे ही थे। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप एक ट्रू फॉलोअर ऑफ मिस्चिवलियन प्रिंसिपल्स हैं। अब मिस्चिवलियन क्या है, आप एक इटालियन थे। देखें, जो रिनाइसेंस था ना, इसका ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात की जाए तो रिनाइसेंस के ओरिजिन जो होता है वो इटली में होता है। ठीक है, दांते और पेट्रार्क से। और मिस्चिवलियन जो थे ये भी एक इटालियन राइटर हैं। मिस्चिवलियन का ये मानना है, मिस्चिवलियन प्रिंसिपल्स की जब बात की जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे अ, आप कुछ ऐसा सेंस ले रहे हैं कि आपके अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो आपके ख्वाब हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कुछ भी करें वो फेयर है। वो जिस तरह कहा जाता है ना, एवरीथिंग इज़ लव, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। ठीक है, वैसा ही कुछ मिस्चिवलियन का है। मिस्चिवलियन का मानना है कि आप पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए, पावर गेन करने के लिए, अगर आप किसी के मर्डर करते हो, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप धोखे देते हो लोगों को, तो सब वो जायज़ है। ठीक है, ये मिस्चिवलियन का मानना था। और जो फ्रांसिस बेकन की जो लाइफ है, आपकी लाइफ में भी हमें ऐसा ही मिलता है कि आपने अपने अचीवमेंट्स के लिए आप सब कुछ करना, धोखे देना, झूठ बोलना, ये सब सही समझते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप एक मिस्चिवलियन फॉलोअर हैं। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसको क्वेश्चन को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। बेकन वॉज डेफिनेटली अ वर्ल्डली वाइज मैन, ही वॉज द वाइजेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये जो दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अलेक्जेंडर पोप ने अपने एसे ऑन मैन जो आपने लिखा, ठीक है, उसमें अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन को वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट कहा था और हम ये चीज़ डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसका पस मंज़र क्या था और इसकी किस हद तक ये सच है या झूठ है, ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ पढ़ी थी।
तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी और ये भी। तो आप जो थे, आप वाइजेस्ट और मीनेस्ट हैं। ही वॉज ट्रूली ऑफ रेनाइसेंस, द एज ऑफ एक्यूमुलेटिंग। रेनाइसेंस को इन शार्ट उसने यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि रेनाइसेंस एक ऐसी एज थी जिसमें एक्यूमुलेट नॉलेज को किया जाता, वेल्थ और पावर को, यानी पावर, दौलत और इल्म इकट्ठा करने की ये एक एज थी जिसमें लोगों का जो टारगेट्स होते थे वो बस नॉलेज, दौलत और ताकत के नशे में वो रहते थे। बीइंग अ ट्रू फॉलोअर ऑफ मिस्चिवलियन प्रिंसिपल्स, मिस्चिवलियन प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अपने मफाद के लिए आप कुछ भी करो वो बिल्कुल जायज़ है। तो ही लेड हिज लाइफ फॉर वर्ल्डली सक्सेस, तो आपने भी एक मिस्टिवलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपने क्या किया, अपनी लाइफ को वर्ल्डली सक्सेस हासिल करने के लिए गुजार दी। ही वॉज अ मैन ऑफ श्रूड एंड सगाशियस इंटेलेक्ट विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन द मेन चांस। ठीक है, सगाशियस का मैन ही होता है कि बहुत तेज परख रखने वाला, जहानत रखने वाले आप थे। आपकी आंखें जो थी, आप हमेशा अपने टारगेट को अपने जहन में, माइंड में सेट करके रखते, आपकी आंखें अपने मकसद पर रहती। एंड वाट ही प्रीच्ड इन हिज एसेज वाज आल्सो द नॉलेज नीडेड फॉर वर्ल्डली सक्सेस। और अपने एसेज में आपने जो बात की, आपने टोटल 58 ऐसे लिखे थे, ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, 3 एडिशंस में, पहले एडिशन में 10 थे, दूसरे में फिर 38 हो गए। ठीक है, और आखिरी जो एडिशन था उसमें मज़ीद कुछ प्लस ऐसे आपने किए, ऐड की, और टोटल 58 ऐसे हो गए। तो आपने अपने इन 58 एसेज में भी ज़्यादातर नॉलेज की बात की है कि वर्ल्डली सक्सेस के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो डाउट दैट बेकन्स एसेज आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ वर्ल्डली विजडम। और इस चीज़ में हमें बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है कि आपके जो ऐसे थे, जो आपकी राइटिंग्स थी, उसमें बहुत ज़्यादा जहानत के ज़खायर मौजूद हैं। द टर्म वर्ल्डली विजडम, ठीक है, वर्ल्डली विजडम से मुराद क्या है, अ विजडम विच इज़ नेसेसरी फॉर वर्ल्डली सक्सेस। ऐसी विजडम जो कि दुनिया में कामयाब होने के लिए जो आपको जहानत चाहिए होती है, ठीक है, उसे हम जस्ट वर्ल्डली विजडम कह रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा गहरी बातें नहीं हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी डीप फिलासफी और एनी आइडियल मोरालिटी। ठीक है, इसमें ना तो किस तरह की कोई बहुत गहरी छुपी हुई बातें हैं और ना ही कोई इसमें बहुत बड़ी मोरालिटी की बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपल से इतना कहा जा रहा है कि भाई दुनिया में अगर कामयाब होना है तो उसके लिए आप जो तौर तरीके, जो ढंग हैं, उन्हें अपनाने को वर्ल्डली विजडम कहा गया है। बट बेकन वॉज अ मैन ऑफ हाई विजडम एज ही हिमसेल्फ प्रोनाउंस। लेकिन बेकन के बारे में माना जाता है कि आप हाई विजडम पोजेस करते थे, क्योंकि आपने अपने बारे में खुद ही कहा था, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोविंस, कि मैंने हर तरह का नॉलेज हासिल कर लिया है, टू बी माई प्रोविंस, मेरी सपोर्ट करने के लिए। अब ये आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोविंस जो है, एक्चुअली हुआ क्या था कि आपने 1592 में एक लेटर लिखा अपने अंकल को, ठीक है, लॉर्ड बर्गले को। लॉर्ड बर्गले को आपने जो लेटर लिखा उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा था, उस पैराग्राफ में आपने ये मेंशन किया कि आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोविंस, जिसमें आपने ये लिखा। अब इसका मतलब ये था कि आप अपने अंकल को बता रहे थे कि भाई मैंने अपना नॉलेज काफ़ी हद तक नॉलेज को गेन कर लिया है और मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि इस नॉलेज के ज़रिए से, टू बी माई प्रोविंस का मतलब ये कि ये जो नॉलेज है मुझे सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैंने जो ये नॉलेज सारा इकट्ठा किया है, इसके ज़रिए से, इसकी मदद से मैं मुशाहिदात करूँगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, वो सारी हकीकतें जो छुपी हुई थी एक्सपेरिमेंट करके मैं उन्हें आश्कार करूँगा। ठीक है, तो ये आप अपने अंकल को कह रहे हैं कि मैंने अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लिया, इतना ज़्यादा नॉलेज मैंने हासिल कर लिया कि मैं इसके ज़रिए से अपने आप को असिस्ट कर सकता हूँ। बेकन आल्सो प्रीच्ड मोरालिटी, बेकन ने मोरालिटी की भी प्रीच्ड की है, दावत दी है, बट हिज मोरालिटी इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन्स कि ज़्यादा जो फोकियत दी गई आपकी राइटिंग्स में वो वर्ल्डली विजडम, वर्ल्डली सक्सेस को दी गई, मोरालिटी को भी आपने लिखा लेकिन एक दर्जा कम, सबऑर्डिनेट रखा है, ठीक है, वर्ल्डली सक्सेस की निस्बत। एंड ही नेवर हेजिटेटेड टू सेक्रीफाइस इट फॉर वर्ल्डली बेनिफिट। यही वजह है कि आपने चूंकि मोरालिटी को सब ऑर्डिनेट ही हमेशा अपनी राइटिंग में लिखा है, रखा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ठीक मानते थे और ज़रा भी आप हिचकिचाते नहीं थे
कि दुनियावी फ़ायदे के लिए आप मोरालिटी, अखलाकियात, ठीक है, दीनियात को कुर्बान करने में ज़रा भी डगमगाते नहीं थे। बिला झिझक आप इस चीज़ को कुर्बान कर देते थे अगर आपको वर्ल्डली बेनिफिट मिल रहा होता। हिज एसेज आर रिच विद द आर्ट विच अ मैन शुड इन। अब देखें, आपने जो एक क्वीन और प्रिंस को जो आप लेटर लिखा करते थे, उन लेटर्स में भी आपने जिस तरह से आप राइटिंग लिखी है और चापलूसी की हुई है, वो सारी चीज़ें भी ये चीज़ शो करती हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है वो सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिज एसेज आर रिच विद आर्ट, आपके जो ऐसे हैं वो हुनर से भरे पड़े हैं। अ मैन शुड एम्प्लॉय फॉर अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, ऐसे हुनर से भरे पड़े हैं जो एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने अंदर पैदा करने चाहिए। सच एज श्रूडनेस, सगैसिटी, टैक्ट, फॉरसाइट, जजमेंट ऑफ करेक्टर एंड सो ऑन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी राइटिंग में हमें मिलती हैं। द सब्जेक्ट, जी, द सब्जेक्ट इन हिज एसेज इज द मैन। आपके ऐसे का अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, यानी जो मौजू होता था आपके एसेज का, आपके मज़ामीन का जो मौजू होता था वो क्या होता था? मैन रहा। ठीक है, मैन के बारे में ही आपने लिखा। हु नीड्स प्रॉस्पेरिटी इन वर्ल्डली टर्म्स, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको दुनियावी रख रखाव में क्या चाहिए? खुशहाली चाहिए। दुनियावी मामलात में वो क्या चाहता है? खुशहाली चाहता है। एक ऐसे शख्स के बारे में आपने अपने एसेज में लिखा है। बेकन्स एसेज ब्रिंग मैन टू कम होम टू मैंस बिजनेस एंड बूसम, आपके जो ऐसे हैं ये इंसान को इस नॉलेज से आगाह करते हैं कि किस तरह से उसने कामयाब होना है। ही टीच देम हाउ टू एक्सरसाइज वंस अथॉरिटी एंड मच मोर, आपके ऐसे इंसान को ये चीज़ सिखाते हैं कि किस तरह से अपने अफ़ाल को, अपने वक़ार को, अपने काम को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना किस तरह से है, यानी किस तरह से अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है और इसको मज़ीद इम्प्रूव किस तरह से करना है। विच ही व्हेन ही कंडेम्स कनिंग, और जब कभी आप कनिंग यानी कि मकारी और धोखाधड़ी की मुखालफत, मजम्मत करते भी हैं, तो इसलिए नहीं कि आप इसको कोई हेटफुल या वाइल्ड थिंग यानी बुरी चीज़ या घटिया चीज़ समझ रहे हैं, बल्कि इसलिए करते थे कि ये एक बेवकूफ़ी का काम था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब ये है कि आपने जब भी दूसरे को धोखा देने की मजम्मत की है तो इस वजह से नहीं की कि धोखा देना किसी को एक बुरा काम है, इस वजह से की कि इस चीज़ की मजम्मत ना करना एक बेवकूफ़ी है। यानी अगर कोई धोखा दे रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तो आप कहो कि हाँ यार तूने गलत किया है। अगर आप उसको कहोगे तूने अच्छा किया है तो लोग आपको भी बुरा कहेंगे। ठीक है, बेकन का मानना ये था, बेकन हमेशा इस असूल पर चला करते थे कि जब भी बुरा काम होता, वो आपने कहावत सुन रखी होगी कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ठीक है, बुरे काम जो आप होते थे वो आप कोशिश करते थे कि किसी दूसरे से करवा लिए जाएं ताकि आपका नाम खराब ना हो। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में भी कुछ मिल रही है कि आप धोखे या मकारी को बुरा अगर कहते भी थे तो इसलिए नहीं कि ये आप इसको बुरा समझ रहे होते थे, बल्कि इसलिए समझते थे कि अगर आप इसको बुरा नहीं कहेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी का काम होगा। That is why the wisdom in his essay is considered a cynical kind of wisdom। ठीक है, यही वजह है कि आपके एसेज में जो दानाई यानी विजडम है वो क्या समझी जाती है? वो सैनिकल काइंड ऑफ विजडम समझी जाती है कि विजडम की वो एक क्या है? तनकीदी किस्म है। ही डिस्क्राइब्स हिज एसेज एज काउंसल, सिविल एंड मॉरल, और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि एस जो बेकन है, बेकन ने अपने एसेज के बारे में क्या कहा? बेकन ने अपने एसेज को काउंसल, सिविल एंड मॉरल कहा। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि आपने अपने एसेज को काउंसल, सिविल एंड मॉरल कहा, और इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि आपके जो ऐसे थे, ठीक है, उनका सब टाइटल जो था, सब टाइटल यही था। ठीक है, आपके एसेज का सब टाइटल क्या हुआ करता था? काउंसिल, सिविल एंड मॉरल, ये आपके जो एसेज हैं उनका एक सब टाइटल भी है। ठीक है, मेन टाइटल अगर बात की जाए तो मेन टाइटल आपके वो जो पैराग्राफ है उनका मेन टाइटल ऐसे ही है, और लेकिन ऐसे के अलावा उनको काउंसिल, सिविल एंड मॉरल भी कहा जाता है। इन हिज ऐसे ऑफ ट्रूथ, अगर आपके इनफरादी एक ऐसे यानी ऑफ ट्रूथ की अगर मैं बात करूं, बेकन अप्रिशिएट्स ट्रूथ।
एंड विशेस पीपल टू स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें हमें नज़र आता है कि जो बेकन है वो ट्रूथ को, सच्चाई को अप्रिशिएट करते हैं, इसको सराह रहे हैं और चाहते हैं कि लोग क्या करें, स्पीक द ट्रूथ, लोग हमेशा सच बोलें। आपने कहा अ लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, के जो एक झूठ होता है वो खुदा के सामने जाता है और इंसान को गिरा देता है। ठीक है, इंसान से वो चल दूर हो जाता है। ठीक है, और अल्लाह के पास वो चला जाता है। यानी एक ऐसा तीर जो आपसे चल गया तो दुआ आपसे वो खींच लिया गया, अब वो अल्लाह के पास है और आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा, आप उस पर अब कुछ नहीं कर सकते। He warns human beings against the punishment for the liar on the doomsday, और आपने इंसानों को क़यामत यानी हिसाब किताब के दिन सज़ा से भी डराया कि जो झूठा होगा उसको सज़ा दी जाएगी हिसाब किताब वाले दिन। बट एट द सेम टाइम ही कंसिडर्स अ लाई एज एन आले, लेकिन उसी दौरान आप जो झूठ है उसको एक एले भी कंसिडर करते हैं, एक ऐसी धात भी कंसिडर करते हैं विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड, कि जो कि सोने की कीमत में, सोने की मजबूती में इजाफा कर देता है। एंड फील्स इट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑन अर्थ, और दुनिया में रहने के लिए, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए भी आप इसको, किसको, लाई को, आप लाई को ज़रूरी समझते हैं। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि अगर आप सर्वाइव कर पाएँ, आपकी बका बाकी रहे, तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। ही सेज आ लाई डॉथ एवर एड प्लेजर, आपने कहा कि जो झूठ होता है वो कभी कभी हमें क्या करता है, खुशियाँ भी देता है। दिस इज़ प्योरली आ स्टेटमेंट ऑफ वर्ल्डली वाइज मैन, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर है कि ये एक वर्ल्डली दुनिया की समझ बूझ रखने वाले शख्स की ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसको कहोगे कि ये स्टेटमेंट वर्ल्डली वाइज मैन है। The essay of Great Places, though contains a large number of moral precepts, yet in this very same essay he also preaches worldly success। अगर ऑफ ग्रेट प्लेसेस जो आपने ऐसे लिखा उसकी बात की जाए तो इसमें हमें मॉरल और इखलाकी पहलू भी मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने वर्ल्डली सक्सेस को भी डिस्कस किया। इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी, ये एक बड़ी अजीब ख्वाहिश होती है कि पावर मिल जाए और गुलामी चली जाए। बाई पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स, अनईजी लाइज इन द हेड दैट वेयर द क्राउन। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहना ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो चाहते हैं कि वो हुक्मरान बन जाएं, एक्चुअली में क्या होता है कि वो अपनी आज़ादी खो देते हैं, और जब वो आज़ादी खो देते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं, तो उनके तकलीफ़, उनकी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अनईजी लाइज द हेड, ठीक है, दैट वेयर्स द क्राउन। आप कह रहे हैं कि जो बंदा क्राउन पहन लेता है, यानी जो बंदा तख्त पे बैठ जाता है, ताज पहन लेता है, ये ताज उसके सर पर अनईजीनेस को, अनईजी को सवार कर देता है, यानी बेचैनियाँ, मुसीबतें, बेचैनी, ठीक है, उसके दिमाग में वो क्राउन पहनने की वजह से हावी हो जाती हैं। Then Bacon suggests that men in authority should work not only for the betterment of public but also for their own status। फिर आप ये भी कहते हैं कि जो अथॉरिटी वाला बंदा होता है उसको सिर्फ अवाम की फलाह के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अपना भी देखना चाहिए। All rising to great place is by a winding stair, and if there be factions, it is good to side a man's self will sit he is rising and to behave himself when he is placed। आप कह रहे हैं कि जो किसी मकाम तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो एक बहुत ही घूमने वाली, चक्कर खाने वाली सीढ़ी है, यानी बहुत मशक्क़त से उस जगह पे पहुंचा जाता है। इसलिए अगर दो हिस्से हो जाएं तो इंसान की जो लाइफ होती है उसमें दो तरह के उसके हमें रंग नज़र आते हैं। एक वो जब वो अभी वो चढ़ रहा होता है, अभी वो बुलंदियाँ, अभी वो कामयाबी हासिल कर रहा होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं इट इज़ गुड टू साइड अ मैन सेल्फ वाइल्स्ट ही इज़ राइजिंग, कि जब वो मेहनत कर रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इंसान को चाहिए वो अपना आप का साथ दे। टू साइड, साइड मीन्स सपोर्ट करे, किसको, अपने आप को वो क्या करे, सपोर्ट करे। जब वो अभी बुलंदियों की तरफ जा रहा है, अभी वो कामयाबियां समेटने के रास्ते पे है, तो उस वक्त इंसान को क्या चाहिए, अपने आप को सपोर्ट करे। और जब वो ये अचीव कर ले, ठीक है, ही इज़ प्लेस्ड, जब वो अचीव कर ले तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने बिहेवियर को क्या करे, कंट्रोल करे, वो अच्छे बर्ताव को रखे।
It is purely a utilitarian advice, and it surely holds a compromise between morality and worldly success. Even when Bacon urged a man not to speak ill of his predecessor, it is not because of high morality but because of the fact that the man who does not follow advice would suffer with unpleasant consequences. ठीक है। और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब बेकन सच बोलने के लिए कह रहा होता है तो वो इसलिए नहीं कह रहा होता, जब बेकन अपने आबाओ अजदाद के बारे में बुरा कहने से मना कर रहा होता है तो वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि ये क्या है कि मोरालिटी के खिलाफ है, बल्कि वो इसलिए कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि जब जो बंदा इस तरह की एडवाइस पर अमल नहीं करता उसको अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नाखुशगवार नताइज का सामना करना पड़ता है। बेकन्स अप्रोच टूवर्ड स्टडीज इज आल्सो प्योरली यूटिलिटेरियन। और अगर स्टडीज़ के बारे में बेकन के अप्रोच को देखा जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर क्या है, मफादाना सोच की हामिल है। इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज़ ही डज नॉट एम्फासाइज ऑन स्टडी फॉर इट्स ओन सेक। आपका जो ऐसे ऑफ स्टडीज़ है उसमें आपने लिखा है, आपकी लिखाई से ये चीज़ पता चलती है कि आप स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है उसकी एम्फासाइज उसको इसलिए नहीं कर रहे कि ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि इसको हासिल करने से ये स्टडी जो क्या है ये प्रोवाइड करती है मैन को टू बी सप्लीमेंटेड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो स्टडी होती है ये इंसान को बहुत कुछ देती है, इसलिए आप इसकी इम्पोर्टेंस को जोर देते हैं। रीडिंग मेक अ मैन फुल कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो रीडिंग होती है वो क्या करती है, वो इंसान को मुकम्मल कर देती है। ठीक है, और एक जो तैयार शख्स होता है वो तैयार शख्स किस तरह से बनता है, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एक मुकम्मल शख्स के लिखने से एक दूसरा शख्स मुकम्मल होता है। इसलिए रीडिंग जो होती है वो एक इंसान को मुकम्मल करने का एक ज़रिया होती है। यानी ये जो दूसरी कोटेशन है इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको पहली कोटेशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आपने कहा था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कि कुछ बुक्स होती हैं उन्हें सिर्फ चखना चाहिए, कुछ को निगल लेना चाहिए और कुछ को सिर्फ चबाना चाहिए और हज़म भी करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि सारी बुक्स जो होती हैं वो काम की नहीं होती। बाज़ को सिर्फ देख के आपको इग्नोर करना चाहिए, बाज़ को आपको पढ़ना चाहिए, बाज़ को याद रखना चाहिए और बाज़ को अमल भी उनके ऊपर करना चाहिए। ठीक है, और यही पहली कोटेशन में भी कहा जा रहा है कि जो एक मुकम्मल एग्जैक्ट परफेक्ट मैन की जो राइटिंग होती है उसको पढ़ने से एक इंसान की तश्कील होती है और इसलिए रीडिंग जो होती है वो एक मैन को क्या करती है, कंप्लीट बनाती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैन की आप राइटिंग नहीं पढ़ते, ठीक है, किसी नामुकम्मल जो अभी खुद इस बढ़ोतरी के अमल से गुजर रहा है उस शख्स की अगर आप राइटिंग पढ़ोगे तो जस्ट वो आपको फिर टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसको आप च्यूड या डाइजेस्टेड नहीं करें। ठीक है, ये वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपने स्टडी भी करनी है तो उस चीज़ को करनी है जो आपको फ़ायदा दे। Bacon also points out the effects of different branches of studies on man's mind and thinks it helpful in the cure of different mental ailments and foolish। स्टडीज़ की मुख्तलिफ ब्रांचेस को भी आपने उनके इफ़ेक्ट्स को भी आपने पॉइंट आउट किया कि ये किस तरह से इंसान के जहन को ये किस तरह से हेल्पफुल उसके लिए होती है कि वो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से, हमाकतों से बच सकता है अगर वो अच्छी बुक्स पढ़ता है, उसको समझ आती है बुक्स पढ़ने से। His essay of suitors totally reveals Bacon's shrewd insight, although he suggests that a suitor should not be disloyal towards his petition and should tell him the truth about the chances of winning the suit without leaving him wandering in false hopes। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सूटर्स होते हैं, सूटर्स वकील को भी कहते हैं और आशिकों को भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनके पास एक तेज़ नज़र हो और वो जो शूटर्स होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने पिटिशंस, ठीक है, अपने केस अपने दलाइल के साथ क्या हो, डिसलॉयल ना हो। ठीक है, डिसलॉयल मीन्स कि धोखेबाज ना हो बल्कि वफादार हो। एंड शुड टेल हिम द ट्रूथ अबाउट द चांसेस ऑफ विनिंग, और उन्हें चाहिए, शूटर्स को चाहिए कि वो जो ट्रूथ है वो अपनी पिटिशन यानी जो उसका मुद्दई है उसका जो मौका है उसको बता दें कि भाई जीतने के चांसेस कितने हैं। एंड विदाउट लीविंग हिम वंडरिंग इन द फॉल्स, और ना कि उन्हें झूठी होप्स देनी चाहिए। यानी शूटर्स को चाहिए कि वो अपनी पिटिशन करने वालों को सच बता दे उसकी केस में जीतने के चांसेस कितने हैं, ना कि ये उसे झूठी तसल्लियाँ दे और उसको बहकाए।
बेकन सजेस्ट दैट अ पैटर्न, पैटर्न कहते हैं पालने वाला जो पैसे खर्च करने वाला होता है। बेकन सजेस्ट दैट अ पैटर्न शुड नॉट चार्ज एक्सटेंसिव अमाउंट फॉर अ स्मॉल केस। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न कह रहे हैं देखभाल करने वाले को कि यहाँ पे जो पैटर्न है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले लेनी चाहिए छोटी सी बात पर भी, बट देन ही डिल्यूट्स। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि आपने ये जो ऊपर बातें कही इस सब को आप क्या कर देते हैं, डिल्यूट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप इन बातों को रद्द कर रहे हैं। डिल्यूट का मैंने होता है वीक करना, कमज़ोर करना। ठीक है, ऑल दिस बाय सेइंग इफ द पैटर्न वांट्स टू सपोर्ट द नॉन डिजर्विंग पार्टी। जब आप फिर ये कहते हैं ना कि अगर पैटर्न चाहता है कि वो नॉन डिजर्विंग यानी जिस बंदे का हक नहीं है, जो झूठी है, वो उसको अगर जिताना चाह भी रहा है, उसको सपोर्ट करना भी चाह रहा है, तो ही शुड मेक अ कंप्रोमाइज बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो उसे उन दोनों के दरमियान एक कंप्रोमाइज बनाना चाहिए, सो दैट द डिजर्विंग पार्टी वुड बेयर नॉट ग्रेट लॉस, ताकि जो पार्टी डिजर्व करने वाली है उसको भी ज़्यादा नुकसान ना हो। This is purely utilitarian approach and it shows that Bacon himself had been in his career for it was his own profession। ठीक है, ये भी एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि बेकन अपने कैरियर में भी ऐसा ही फॉलो करता रहा क्योंकि आपका भी यही प्रोफेशन था। इन द ऐसे ऑफ रिवेंज, अगर आप रिवेंज ऐसे की बात की जाए, बेकन शोज अ सर्टेन हाई मोरालिटी बाय सेइंग दैट रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज में हमें काफ़ी ज़्यादा मोरालिटी नज़र आती है जब आप कहते हैं कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो बदला लेना है वो एक तरह का जंगली इंसाफ जैसे है। वन हु स्टडीज रिवेंज, जो रिवेंज की राह पर चलता है, कीप्स हिज ओन वॉन्ट्स ग्रीन, तो वो अपने ज़ख्म ही ताज़े हमेशा रखता है। ही फील्स डिग्निटी इन फॉरगिविंग वंस एनिमी। आप समझते हैं कि जो दूसरों को माफ़ करने, अपने दुश्मन को माफ़ करने में ही डिग्निटी होती है। अगर आप बदले लेने की आग में ही जलते रहेंगे तो एक्चुअल में आप ही जल रहे हैं। ठीक है, आपके ज़ख्म ही हरे रहेंगे, वो कभी भरेंगे नहीं। बट देन ही सेज दैट इवन रिवेंज इज जस्ट इन द केसेस व्हेन वन कैन सेव वन स्किन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ लॉ। फिर आप ये भी कहते हैं कि रिवेंज अगर किसी को लेना भी है तो उस वक्त ले जब उसको पता है कि भाई वो बच भी जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिवेंज लेते लेते वो खुद कानून कहते चढ़ जाए। बेकन शोड अ सर्टेन इनकैपेसिटी फॉर इमोशंस। इमोशंस को लेकर बेकन में हमें क्या कर नजर आती है, इनकैपेसिटी, मतलब कि कुछ ज़्यादा महारत नज़र नहीं आती, हमें खामियां नज़र आती हैं। ही टुक द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, अगर वो रिलेशन आपके फ्रेंडशिप के बारे में बेकन के अगर हम व्यूज़ पढ़ें तो आपने इसके फ्रेंडशिप के बेनिफिट्स और इसके जो नुकसान होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों को डिस्कस किया है। आप कहते हैं Those that want friends to open themselves unto are cannibals of their own hearts। cannibals कहते हैं इंसान के गोश्त खाने वाले को, कि वो लोग जो चाहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हर तरह की बात खोली जाए। ठीक है, जो चाहते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हर तरह की बात की जाए, एक्चुअल में क्या है, आर कनीबल्स, वो गोश्त खाने वाले हैं, अपने हार्ट्स के, अपने ही दिलों को वो चबाने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे हमें लैक ऑफ इमोशन नज़र आ रहा है कि बेकन जो है वो रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में ट्रस्ट नहीं कर रहे, इमोशन से वो क्या है, आ रही हैं। दिस ऐसे क्लियरली शोज बेकन सिनिकल विजडम। ठीक है, सिनिकल विजडम, ये हमने पढ़ा था ना कि बेकन में 3 स्ट्रेन्स होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रेन्स थी जी, आपको याद होगा अगर आप मेरे साथ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक सिनिकल स्ट्रेन थी, उसके बाद कॉन्जुगल लव स्ट्रेन थी, और उसके बाद प्लेटोनिक स्ट्रेन थी। ठीक है, अब सिनिकल जो स्ट्रेन थी इसमें क्या था कि हमेशा बस शिकवे रहे, किसी चीज़ से आप जब शिकवे करते रहते हैं, किसी चीज़ पे आप मुत्तफिक नहीं है, राज़ी नहीं हैं, ठीक है, तो उस कैफियत को हम क्या कहते हैं, सिनिकल कहते हैं। तो इन दिस ऐसे, यानी ये जो ऐसे है ऑफ फ्रेंडशिप वाला, क्लियरली शोज बेकन सिनिकल विजडम दैट एंड दैट हिज मोरालिटी इज स्टफ्ड विद प्योरली यूटिलिटेरियन कंसिडरेशंस। तो ये जो ऐसे है ये एक तरह का क्या है, सिनिकल विजडम है। ठीक है, शिकवे वाली दानाई है, यानी ऐसी दानाई जिस पर हमें क्या है, शिकवा है, जिस पर ना सिर्फ हमें शिकवा है बल्कि एक्चुअल में बेकन सिनिकल विजडम बेकन को भी शिकवा रहा है। किस पर, फ्रेंडशिप को लेके, इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। एंड दैट इज मोरालिटी इज स्टफ्ड विद प्योरली यूटिलिटेरियन कंसिडरेशंस। बेकन कंसिडर्स लव एज अ चाइल्ड ऑफ फूले। बेकन जो है वो लव को क्या कंसिडर करती हैं, हमाकत का बच्चा। चाइल्ड ऑफ फूले मीन्स हमाकत का बच्चा कंसिडर करती हैं। इन हिज एसे ऑफ लव
ही सेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। आप लव में भी आपके हमें नज़र आ रहा है कि आप इमोशंस की इनकैपेसिटी हमें साफ नज़र आती है। आप कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप प्यार भी करें और दाना भी बाकी रह जाएं, यानी अगर आप प्यार करेंगे तो आपसे हमाकतें तो लाजमी होंगी, और अगर आपसे हमाकतें नहीं हो रही तो फिर आप प्यार नहीं कर रहे। He considers wife and children as hindrance in the way of success and progress। आप वाइफ और चिल्ड्रन को कामयाबी की राह में क्या समझते हैं, एक रुकावट समझते हैं, ठीक है। यानी ये वो सारी बातें हैं कि जिनसे हम ये चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि जो बेकन है वो जस्ट एक वर्ल्डली मैन है, ठीक है, दुनियादार बंदा है, दुनियावी बंदा है। ही दैट हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैथ गिवन हॉस्टेज टू फॉर्चून। वो जो बीवी बच्चों को पाल बैठता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो अपनी किस्मत को जरगमाल बना बैठता है। आफ्टरवर्ड्स इन हिज ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, लेकिन उसके बाद फिर आपने एक और ऐसे लिखा ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। उसमें आपने क्या किया, आपने वाइफ के बेनिफिट्स बताए। आपने कहा कि वाइफ्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेस। ये कोटेशन काफ़ी हैं, मैं इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, ठीक है। आपने कहा जो वाइफ्स होती हैं वो जवान मर्द जो होते हैं उनकी क्या होती हैं, वो मिस्ट्रेस होती हैं, ठीक है, मालका होती हैं, मालिक होती हैं। कंपेनियन टू मिडल एज, जो दरमियानी उम्र के लोग होते हैं उनके लिए वो क्या होती हैं, साथी होती हैं। एंड ओल्ड मैंस नर्स, और जो बूढ़े आदमी होते हैं उनकी वो नर्स होती हैं। अब ये तो हमें सोसाइटी में क्लियर नज़र आता है कि अगर कम उम्री में एक लड़का है और उसकी शादी कर दी जाए तो क्या होता है कि वो उसकी जो वाइफ होती है, ये कहा जाता है ना कि रन मरीद या जोरू का गुलाम, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है उसके ऊपर डोमिनेट कर जाती है, उसको कंट्रोल कर लेती है, उस पर गालिब आ जाती है, ठीक है, उसकी मालका बन जाती है। और जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनके लिए अगर वाइफ की बात की जाए तो उनकी वो साथी, एक अच्छी रफ़ीक बनती है। और अगर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए वाइफ जो होती है एक नर्स की, यानी कि उनकी ख्याल रखने वाली की एक हैसियत से हमें नज़र मिलती है, वजूद में औरत का किरदार सामने आता है। इन हैज़ ऐसे ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में आप कहते हैं चिल्ड्रन स्वीट एंड लेबर। चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक मीठी मजदूरी है, यानी एक ऐसी मजदूरी है जो करने में मज़ा आता है, ठीक है। चिल्ड्रन स्वीटन लेबर, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो हमारी मजदूरी को आसान बना देते हैं, हमारी मजदूरी को अच्छा, यानी हमें वो मजदूरी करना अच्छा लगता है। बट दे मेक मिस फॉर्चून मोर बिटर, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये लेबर को तो अच्छा करते हैं, आसान या मज़े वाली बनाते हैं, बट मिस फॉर्चून बदकिस्मती को मज़ीद बुरा बना देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसको यूँ समझ लें कि शायद वो ये कहना चाह रहा है कि चिल्ड्रन जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो लेबर को स्वीट करते हैं, लेकिन फॉर्चून मिस फॉर्चून जो होती है उसको मज़ीद बिटर कर देते हैं, ठीक है। All these statements show his essentially mean and benefit seeking attitude। ये सारे जो हमने स्टेटमेंट्स ऊपर पढ़े हैं इस चीज़ से हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो आप हैं, आप एक मीन मीन्स के खुद गर्ज एंड बेनिफिट सीकिंग एटीट्यूड रखने वाले बंदे थे, अपना मुफाद परसू करने वाले शख्स हैं। इवन इन द मैटर्स ऑफ हार्ट, हत्ता कि दिल के मामलों में भी आप अपने नफ़ा नुकसान को सामने पहले रखते। इन शॉर्ट बेकन्स एसेज आर अ हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम इनरिच्ड विद मैक्सिम्स। हम मुख्तसर ये कह सकते हैं कि आपके जो ऐसे हैं वो एक हैंड बुक है, यानी एक छोटा सा किताबचा है जिसमें अक्ली दानाई जो है वो भरी पड़ी है। विद मैक्सिम्स, मैक्सिम्स कहते हैं कहावतों के साथ, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर वर्ल्डली विजडम एंड सक्सेस। और ये जो कहावतें हैं, ये जो आपकी राइटिंग है, जो ऐसे हैं वो क्या हैं, वर्ल्डली सक्सेस और विजडम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया है फ्रांसिस बेकन को वर्ल्डली मैन, वर्ल्डली विजडम के तौर पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।